किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं या असंख्य बिंदुओं के समूह को हम लोग वृत्त कहते हैं। आई बात समझ में? वृत्त है आपका, वृत्त यानी सर्किल। सर्किल आपने कहा किसी स्थिर बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर या किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं के समूह को हम लोग वृत्त कहते हैं। ठीक है, अनंत बिंदुओं के समूह को हम लोग वृत्त कहते हैं। जो स्थिर बिंदु होता है आपका, उसे हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल, इसे हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। और जो स्थिर दूरी होती है उसे वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपको बताया गया होगा लोकस ऑफ पॉइंट, आप पढ़े होंगे 9th में ही कि किसी बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। तो नाम से ही अलग है कि बिंदुपथ, बिंदुपथ क्या होता है? किसी बिंदु को चलने या किसी बिंदु का जो रास्ता होता है या किसी बिंदु को चलने वाले रास्ते को ही उस बिंदु का हम लोग बिंदुपथ कहते हैं। जैसे कोई पॉइंट ले लीजिए, वो जिस रास्ते पे चल रहा है वह रास्ता उस बिंदु का बिंदुपथ कहलाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं या असंख्य बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। आई बात समझ में? अनंत बिंदुओं या असंख्य बिंदुओं के समूह को हम लोग वृत्त कहते हैं। ये वृत्त की संपूर्ण लंबाई होती है। ठीक, अब इसी के पैटर्न पे हम लोग थ्योरम पे ना जा करके हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। तो यहाँ एक पॉइंट आपने मान लिया कि कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक, कोई पॉइंट आपका P है जिसका कोऑर्डिनेट आपका x, y दिया गया है। अब ये भी एक स्थिर बिंदु है जिसे हमने सेंटर कहा है, वृत्त का केंद्र कहा है। तो केंद्र का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। उस कोऑर्डिनेट को हम लोग जनरली h, k मेंशन कर लेते हैं। ठीक, और भी थोड़ी सी जो इसकी निश्चित दूरी है उसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जो निश्चित दूरी रहती है उसको हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए अगर कंडीशन देखा जाए तो त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस यानी r, चाहे r से आप रिप्रेजेंट कीजिए चाहे a से आप रिप्रेजेंट कीजिए, जो भी हो, क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस होता है इसलिए हम लोगों को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे r से रिप्रेजेंट कीजिए चाहे a से रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या है उसको हमने मान लिया कि स्मॉल r है। ठीक, सेंटर का कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ वृत्त का केंद्र माना, वृत्त का केंद्र वो आपका जिसका कोऑर्डिनेट h, k है। ठीक, त्रिज्या आपने मान लिया कि स्मॉल r है। ठीक, तथा वृत्त पर स्थित कोई एक बिंदु P है। वृत्त पर स्थित कोई एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट आपने लिखा P, x, y। P है आपका एक बिंदु, कोई आपका P है जो वृत्त पर स्थित है। अब आपको पता है कि वृत्त पर यह बिंदु चाहे यहां रहेगा, चाहे यहां रहेगा, चाहे यहां रहेगा, चाहे जहां रहेगा, आपका कहीं पर भी स्थित रहेगा तो केंद्र से समान दूरी पर होगा, क्योंकि ये डिफिनीशन कह रहा है केंद्र से समान दूरी पर होगा। ये आपका डिफिनीशन कह रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि OP इजिकल टू आपको दे दिया गया R, यही तो त्रिज्या है भाई, चाहे जहां पर रहेगा। तो केंद्र आपका, केंद्र से जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल समान होगी, इसको आपने कह दिया OP इजिकल टू R। इसमें कहीं संदेह नहीं है, कोई इस्पट नहीं है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, OP के बारे में आपको पता चल गया, त्रिज्या के बारे में आपको पता चल गया, किसी बिंदु के बिंदुपथ के बारे में आपको पता चल गया, वृत्त का केंद्र क्या होता है इसके बारे में आपको पता चल गया, वृत्त क्या होता है इसके बारे में पता चल गया। बाकी डिफिनीशन आप जानते हैं, जैसे वृत्त की जीवा के बारे में बात करें, जो उसकी कार्ड होती है, ठीक। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक, एनी लाइन ज्वाइनिंग लाइन ऑन 2 पॉइंट ऑन सर्किल, यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली, मिलाने वाली जो आपकी रेखा होती है या रेखा खंड होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाए उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये कई डिफिनीशन है, कई चीजें हैं, हमको जो चाहिए उसको हम लोग देख रहे हैं। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक x, मान लिए। वृत्त के, बेटा नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, वृत्त का जो केंद्र है उसको हमने h, मान लिया, वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हमने स्मॉल r मान लिया, और कोई एक पॉइंट है आपका, कोई एक बिंदु है, उसका कोऑर्डिनेट हमने p, x, y मान लिया, ठीक। यहां आपने दिखा दिया कि ये OP इजिकल टू स्मॉल r है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमको सर्किल में मिलता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, वृत्त का हमें मानक समीकरण मिलता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलता है हमको। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है उसको आप देखिए, बहुत सिंपल तरीका है आपका, ठीक। वृत्त का मानक समीकरण, वृत्त का मानक समीकरण, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, तो जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने डिफिनीशन को डिफाइन किया है, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग भैया आप सीधे तौर पे उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिफाइन कर दीजिए, आप इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिफाइन कर दीजिए। जैसे आपने क्या कहा कि जो सेंटर है वो, इसका कोऑर्डिनेट h, k है। भाई सेंटर को कुछ लोग c से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है। एक पॉइंट आपने लिया P, x, y है, एक पॉइंट आपने लिया P, x, y दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहीं पे आपको पता है कि OP इजिकल टू स्मॉल r, ये इसकी रेडियस है, OP इजिकल टू स्मॉल r, ये इसकी रेडियस है। अब आपने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही तो r है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही तो आपका r है भाई, वो से P की बीच की जो दूरी है वही तो आपने स्मॉल r माना है। तो अब फार्मूला लगा दीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आप फार्मूला लगा दीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, देखिएगा अगर कोई दो पॉइंट आपके दिए जाते थे, ये x1, y1 और दूसरा आपको दिया जाता था x2, y2, तो इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जब फार्मूला आप अप्लाई करते थे तो आप कहते थे स्क्वायर रूट AB इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप यूज करते थे। हम इसी फार्मूले को यहाँ पर भी यूज करेंगे, इसी फार्मूले को यहाँ पर भी, यहाँ के लिए भी हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट आपका h, k है, दूसरा पॉइंट x, y है। अब इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा जो आपका पॉइंट वो है इसका कोऑर्डिनेट h, k है, और पॉइंट जो P है इसका कोऑर्डिनेट x, y है। अब वृत्त का मानक समीकरण हम लोग लिखेंगे, यानी OP का मान निकालेंगे,
OP इक्वल टू R आपने कहा है और आपने माना भी है, तो OP का वैल्यू निकालेंगे, यानी अंडर रूट, देखिए x1 का काम h कर रहा है, y1 का काम k कर रहा है, x2 का काम x कर रहा है और y2 का काम y कर रहा है आपका। तो अब यहाँ x2 माइनस x1 यानी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस k का होल स्क्वायर इजिकल टू स्मॉल r, ये आपने दिखाया। ठीक, अब भाई अच्छा नहीं लग रहा है अंडर रूट वाला, इसको हटाओ, तो दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का आप वर्क कर दीजिए। तो जब दोनों पक्षों का आप वर्क करेंगे तो इधर वाला स्क्वायर रूट आपका गायब हो जाएगा, जो अंडर रूट आपका है वो गायब हो जाएगा और इधर r पे स्क्वायर लग जाएगा, यानी ये मिल जाएगा आपको x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर, इजिकल टू आपका r स्क्वायर। इसे ही वृत्त का मानक समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? इसे ही वृत्त का मानक समीकरण कहते हैं। ठीक, इसे ही हम लोग वृत्त का मानक समीकरण कहते हैं। अगर आप देखिएगा, अगर वृत्त में कोई वृत्त का समीकरण दिया गया है, सर्किल का इक्वेशन कोई दिया गया है, तो उसको आप इसी से कंपेयर करवाइए। इस फॉर्मेट में बनाने के बाद में उसका सेंटर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका सेंटर क्या होगा और उसकी रेडियस आपको क्लियर हो जाएगी कि इसका रेडियस क्या होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए, इसमें तो कहीं दिक्कत होगा नहीं किसी को, मैं उम्मीद करता हूं। अगर मान लीजिए जो ये सेंटर है आपका, देखिएगा जो आपका ये सेंटर है ये ओरिजिन पर पहुंच जाए। देखिए जो ये सेंटर है आपका ये ओरिजिन पर पहुंच जाए, सेंटर आपका ओरिजिन हो जाए। जैसे ये एक सर्किल बनाते हैं हम लोग, एक आप कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन कीजिए, x कामा y होता है, ये कार्टेशियन प्लेन है आपका, x एक्सिस y एक्सिस, ये सर्किल आपका है, ये सेंटर है ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है पहले से ही कि क्या होता है, 0, 0 होता है। ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सब डिस्टेंस आपका इक्वल है। ठीक, अगर ये डिस्टेंस आप मान लेते हैं कि r है, देखिएगा तो ये कोऑर्डिनेट आपको पता है r, 0 बनेगा, ये कोऑर्डिनेट आपको 0, r बनेगा, ये कोऑर्डिनेट आपको -r, 0 बनेगा और ये कोऑर्डिनेट आपको 0, -r बनेगा। इतना तो आप जानते ही हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आप जानते हैं, इसमें कहीं कोई एक भी % की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना आप जानते हैं। ठीक, अब इसके जानने के उपरांत, इसको जानने के उपरांत देखिएगा, जब इसका सेंटर आपने क्या कह दिया कि 0, 0, जो इसका सेंटर है वो आपने क्या कह दिया कि 0, 0 है, तो जैसे इसका सेंटर 0, 0 होगा, तुरंत स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आप चलिए। देखिए, when सेंटर आर ओरिजिन, ठीक, जब वृत्त का जो केंद्र है वो ओरिजिन हो, ठीक, वृत्त का जो केंद्र है वो आपका ओरिजिन हो यानी मूल बिंदु हो, तब वृत्त का इक्वेशन, देन
इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जो वृत्त का समीकरण बनेगा, इसी इक्वेशन में देखिए h कामा k, ये आपका क्या मिल जाएगा, 0 कामा 0 मिल जाएगा। यानी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। दिस इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, यह समीकरण आपका वृत्त का मानक समीकरण है। इसमें h का और k का आप मान रख दीजिए और आंसर ले लीजिए। तो देखिए h का वैल्यू आपने कहा 0 है, h का जो वैल्यू आपने कहा वो आपने कहा कि 0 है, तो h का वैल्यू 0 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k का वैल्यू 0 यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर। ठीक, तो ये सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा। इसको इधर लिख देते हैं, देखिएगा इधर लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस वाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण हो जाएगा। ठीक, ये आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। कब? जब वृत्त का केंद्र ओरिजिन हो, वृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु है। ठीक, तो ये आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां देखिए, ये चीज तो आपने थोड़ा बहुत सीखा, उम्मीद करते हैं कि आप सीखे होंगे। आगे बातचीत जो की जाती है, भाई मानक से तो काम चल नहीं सकता, कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी से तो सारा काम चल नहीं सकता। क्वेश्चन आपके कई तरीके से आते हैं, बहुत प्रकार के आते हैं, तो हमको चाहिए मानक के साथ साथ अब जनरल इक्वेशन भी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमने निकाल लिया, अब हमको जनरल इक्वेशन चाहिए कि जनरल इक्वेशन क्या होगा सर्किल का। ठीक, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होगा। ठीक, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होगा, देखिएगा वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होगा, हम लोग उसको देखेंगे थोड़ा सा। वृत्त का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होगा। ठीक, तो आपको एक चीज पता, हम लोग जानते हैं, विनोद है, हम जानते हैं, बहुत बड़े जानकार हो। ठीक है, यह है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। आई बात समझ में? अब यहां इसी को हम लोग थोड़ा सा इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका ये स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस यहाँ y माइनस के होल स्क्वायर, इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करते हैं, आएगा y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इजिकल टू r स्क्वायर। ठीक, 2ky इजिकल टू r स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर 2hx 2ky और r स्क्वायर, इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाता है। यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky
प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू 0। दीज इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं। लेकिन मजा नहीं आया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करवाते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि माना वृत्त का जो व्यापक समीकरण है, अपने तरीके से उसको हम अरेंज करते हैं। वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर देखें, हम लोग इस तरीके से मानते हैं कि थोड़ा सा आसानी रहे, ठीक। तो अब यहां से g का वैल्यू देखिए कितना आएगा, -h, और f का वैल्यू अगर कंपेयर करवाइए तो f का वैल्यू आपका आएगा -f, सॉरी f का वैल्यू आएगा -k, g का वैल्यू -h और f का वैल्यू -k, और c का वैल्यू आपका आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इन दोनों का कंपैरिजन करवाए हैं हम लोग भाई, ये ध्यान में रखिएगा। इन दोनों की तुलना करवाए हैं आपस में, और तुलना करवाने के बाद में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2h, और कोफिशिएंट ऑफ x जो है यहाँ पर 2g, 2 से 2 कैंसिल, g इक्वल टू -h। कोफिशिएंट ऑफ y है -2k, कोफिशिएंट ऑफ y 2f, देन 2 2 कैंसिल, f इक्वल टू -k, then c is equal to, c is the constant and c is equal to h square plus k square minus r square। c का वैल्यू जो आएगा वो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये वैल्यूएशन देगा आपका। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने कहा है कि h और k, देखिए यहाँ जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप यही कहते हैं कि h और k ये दोनों कोऑर्डिनेट है सेंटर का, ठीक। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है आपका। तो हमने क्या मान लिया कि g और f के टर्म में है, तो g और f के टर्म में इसका सेंटर हम लोग मॉडिफाई करते हैं। देखिएगा इसके टर्म में जब हम लोग सेंटर को मॉडिफाई करेंगे, दिखाएंगे, तो क्या आएगा आप उसको देखिए थोड़ा सा। आपने कहा कि जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो h, k है, तो यहां से h का वैल्यू अगर फाइंड किया जाए तो -g और -f, k का फाइंड किया जाए तो -f, h का फाइंड किया जाए तो -g आएगा, ठीक है। अब यहां c पे आ जाते हैं, तो c में केवल एक चीज हमको मिलने वाला है, रेडियस। तो अगर रेडियस को फाइंड करना है हमको, तो यहाँ c इक्वल टू आपको दिया है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको हम लोग अपने फॉर्मेट से c इक्वल टू, देखिए h का वैल्यू किसके, -g के इक्वल है, और k का वैल्यू -f के इक्वल है अगर कंपेयर करवाएं। तो यहाँ अगर h के जगह पर हम लोग -g रख दें और k के जगह पर -f रख दें, -r स्क्वायर, तो c इक्वल टू बनेगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये बनेगा आपका। अब यहां से r को अगर हम ट्रांसफर कर दें, देखिए यहां h कामा k ये आपका सेंटर था, आपने इसको दूसरे फॉर्म में चेंज किया। वहां जब चेंज किया हमने, यानी कंपेयर करवाया इस इक्वेशन से, तो आपको मिला कि -h इजिकल टू g, या फिर h इजिकल टू -g, f इजिकल टू -k, या फिर k इजिकल टू -f। c का वैल्यू आपने फाइंड किया तो c इजिकल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब सेंटर आपका बन गया, जो नया सेंटर बना वो बना आपका -g कामा -f। c इजिकल टू आपने देखा है कि आपने क्या लिखा था, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो अब h के जगह पर -g रख सकते हैं कंपेयर करवा के,
और k के जगह पर माइनस एफ रख सकते हैं कंपेयर करवा के। यहाँ पे उठा के एच का वैल्यू रख दिया माइनस जी आपने, और k का वैल्यू आपने रख दिया माइनस एफ। तो माइनस जी का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर, माइनस एफ का स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर ऐसे ही पड़ा रह गया। अब आप आर स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए, तो इधर आपका माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, यानी आर स्क्वायर इजिकल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। और आर का वैल्यू जब आप डिफाइन करेंगे तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इसकी रेडियस बन जाएगी। ठीक, आर इजिकल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये नई रेडियस आपकी बन जाएगी। ठीक, ये आपकी रेडियस बन जाएगी किस इक्वेशन की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। अब अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाए तो इसी इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन दिया गया है, इसी इक्वेशन से आप कंपेयर करवाइए, और कंपेयर करवाने के बाद में g का वैल्यू फाइंड कीजिए, f का वैल्यू फाइंड कीजिए, c का वैल्यू फाइंड कीजिए, और आराम के साथ r का वैल्यू निकाल लीजिए। और r का वैल्यू जैसे आपको मिल जाएगा, तुरंत आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखिए और सर्किल का इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी एक बात पे और गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। जैसे रेडियस जो है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। तो अब यहाँ अंडर रूट से बाहर, भाई जब भी अंडर रूट लगता है तो वहां पे कंडीशन कई बनना शुरू हो जाते हैं। अंडर रूट से बाहर प्लस भी निकलेगा, माइनस भी निकलेगा, और अंडर रूट के अंदर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो इससे कंडीशन अप्लाई किया जाता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा कंडीशन एक अप्लाई किया जाता है। पहली कंडीशन, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते थे, ठीक, कि उसका रूट्स क्या होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो रेडियस है, रेडियस के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि सर्किल बन पाएगा या सर्किल नहीं बन पाएगा। ठीक, यानी कोई बिंदु कहां पर होगी, सर्किल पर होगी या सर्किल से बाहर होगी। तो पहले स्थिति की जो आर का वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ा होगा, जो आर का वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा, तो जो पॉइंट है, देखिएगा, जो पॉइंट है आपका, आर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, जो पॉइंट है आपका, वो बिंदु आपका ये सर्किल बनेगा, वृत्त का निर्माण करेगा। लेकिन कैसे वृत्त का निर्माण करेगा? ये बहुत छोटे वृत्त का निर्माण करेगा, बिल्कुल सूक्ष्म वृत्त का निर्माण, यानी जो पॉइंट होगा वो वृत्त के अंदर होगा, वृत्त के अंदर होगा। ठीक, अगर त्रिज्या का मान आर 0 से बड़ा है आपका, ठीक, तो वृत्त के अंदर होगा। दूसरी स्थिति, मतलब इस पे और भी स्थितियां होती हैं, आर का वैल्यू अगर 0 होगा तो वृत्त पर होगा, जो बिंदु है आपका वो वृत्त पर होगा। और आर का वैल्यू जो आपका है वो आपका अगर 0 से छोटा है, ठीक है, आर का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, आर लेस देन 0, तो जो वृत्त बनेगा वो काल्पनिक वृत्त बनेगा। ठीक, वो आपका काल्पनिक वृत्त बन जाएगा, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त की अवधारणा को कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो ही स्थितियां हैं, एक तो वृत्त के अंदर होना चाहिए और दूसरा वृत्त के मतलब त्रिज्या के इक्वल होना चाहिए। एक आपका 0 के इक्वल हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, तभी आप वृत्त का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा वृत्त का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। मेरा बताने का उद्देश्य ये था। आई बात समझ में?
यानी अगर सिंपल तरीके से कहिए तो r का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, r का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक, r का मान आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता। आई बात समझ में? किसी को कोई समस्या? बाकी इसके हम लोग अगले टर्म पे कुछ क्वेश्चन को लेके मिलेंगे और उसके डायमीटर के टर्म पे कुछ चीजों को लेके मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। इतनी देर तक आप जुड़े रहे, इतनी देर तक आप देख